बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, तो वो है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विदाउट कैलकुलेटर। अक्सर बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास इंटी टेस्ट के अंदर जो कैलकुलेटर होता नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन से ईजी मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ती जा रही है इंट्री टेस्ट के अंदर। पहले इनकी वेटेज कम होती थी और अब ये तकरीबन 50% से भी ज़्यादा एक्सीड कर गए। हर पेपर के अंदर जो है वो फिज़िक्स के अंदर और इवन केमिस्ट्री के अंदर भी अब ज़्यादातर न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होते। तो किस तरह से करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और उसे मार्क कर लेना है क्लियरली। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ए 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्टेज सप्लाई, द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज नज़र आ रही है मार्क कर ले उन्हें। सबसे पहले क्या नज़र आया आपको? कैपेसिटेंस। उसके बाद आपको क्या नज़र आया? वोल्टेज। देन आपने ये पता करना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, टोटल चार्ज। तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा दें, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट में आगे क्या पूछ रही हूँ? नेक्स्ट, अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, हम उनको सॉल्व कर करके उनका आंसर लगाते हैं ढूंढ ढूंढ के, फिर हमें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर उनके आंसर भी नहीं मिलते MCQs के अंदर, क्योंकि उनके आंसर जो है वो होते ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन टाइम 2 सेकेंड अब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। वेलोसिटी के अंदर जब चेंज ही नहीं आया तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या पता वहां पर 20/2 आंसर के अंदर 10 हो, लेकिन इसका आंसर जो है वो नो चेंज हो। ठीक है, जो एक्सेलरेशन के अंदर कोई चेंज ना आना हो। हम पहले उसे सॉल्व करें, सॉल्व करने में हम अपने 30 या तकरीबन 1 मिनट ज़ाया कर दें। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आंसर फिर गलत लगाया। सबसे पहला पॉइंट, जब आपका बेसिक पॉइंट ही वीक होगा तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है, क्या पता उसे सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। और पता है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ती जा रही है जिसमें सॉल्व कुछ नहीं करना होता, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सॉल्व करने वाला है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन दूँ, उसमें मैं करंट की वैल्यू दे दूँ, लेंथ दे दूँ, मैग्नेटिक फील्ड दे दूँ, इवन मैग्नेटिक फील्ड किसी और यूनिट में दे दूँ, ये किसी और यूनिट में दे दूँ, कन्वर्जन में आप टाइम लगाएं, ऐसा यूनिट में टाइम लगाएं, न्यूटन में लेके आए आंसर, और आप एंड में पढ़े ही ना कि वो आंसर ही उसने लिखा हुआ है कि L और B जो है दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का LIB साइन थीटा, और जब साइन 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स 0 है, और आप इतना टाइम लगा के सॉल्व करें, आपका आंसर ना आए, बाद में आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़े तो वो लिखा हो पैरेलल, और आपके ओहो आई हैव वेस्टेड माई 2 मिनट्स। और 2 मिनट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आपने सॉल्व करने पे टाइम लगाना है, मैं तो यही कहूँगी उससे ज़्यादा टाइम आप क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ लें, क्या पता उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं क्वेश्चन देख रही थी, बहुत सर्कुलेट हो रहा था लास्ट ईयर, नहीं लास्ट से लास्ट, तो उसमें ये था, मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी, और साथ ये लिखा हुआ था काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड क्या होगी। अब बच्चे फटाफट से 1/2 mv², ये लगा के उसे सॉल्व करने लगे। क्या फ़ायदा जब आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अगर यहाँ पोजेस लिखा होता तो आप सॉल्व करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रिएटेड है तो ये तो सॉल्व ही नहीं होना था, इसका आंसर था नॉट पॉसिबल। तो आपने इतनी देर सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने आंसर गैस किया, आंसर गैस करके जब आपने लगाने लगे तो आपको पता चला कि वो तो आंसर ही नहीं है। फिर आपको जब की देखी तो आपको पता चला इसका तो आंसर था नॉट पॉसिबल। इवन एक वो वर्क डन वाला भी बहुत था कि वर्क डन कब होता है? जब एनर्जी के अंदर चेंज आता है। तो कोई एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं किया हुआ था, और वो सारा सॉल्व कर करके फिर एंड पे पता चलता है जी उसका तो आंसर ही नहीं है। तो इसका जो है वो हल सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ लें। अच्छा, अब आपने जो है ना वो सबसे पहला काम कर लिया, अब आपको पता चल गया क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ना है। तो वहाँ पर ना अक्सर क्वेश्चन के अंदर ना यूनिट का कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि आपने सबसे पहले मेजरली तो ऐसा ही यूनिट्स के अंदर लेकर आना पड़ता है। जैसे अगर जैसे हमें पता है 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ पास के, और हमें पता है कि वो जो 1 वेबर होता है वो होता है 10⁸ मैक्सवेल के, और इसके अलावा हमें पता है 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ज के, और इसके अलावा 1 न्यूटन, हाँ 1 न्यूटन के बारे में आपको पता है कि वो होता है 10⁻⁴ 9 के। और अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? ये बड़े यूनिट है, ठीक है, तो ये आपने हमेशा यही होता है, जैसे 1000 ग्राम बराबर है 1 kg के, बड़ी वैल्यू छोटा यूनिट, छोटी वैल्यू बड़ा यूनिट। तो ये बड़ी वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि ये यूनिट छोटे हैं। ठीक है, अगर इन यूनिट्स के अंदर दिया हो, आपने बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इसको मेन यूनिट के अंदर
कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन ये कन्वर्ट तब करना है जब आंसर ऐसे यूनिट के अंदर चाहिए हो। 90% क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर ऐसा यूनिट के अंदर चाहिए होता है, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आंसर जो है वो ऐसा यूनिट के अलावा किसी और यूनिट में चाहिए होता है। जैसे मुझे याद आया, जैसे वो था 1 जूल, वो बराबर था 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर था 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने जब हमें जूल के अंदर पता था तो हमें आंसर इसके अंदर चाहिए था, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर हमें ये पता है और हमने जूल के अंदर करना है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली कन्वर्जन्स जो है ये अक्सर चाहिए होती है। अक्सर हमें ऐसा यूनिट नहीं भी चाहिए होता, हमें अक्सर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट, तो तब हमने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी देख ले। अच्छा, ये तो होगी यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन। अब यहाँ पे जो चीज़ जो है वो दूसरी है, वो आ जाती है प्रीफिक्सेस। जैसे डेसी हो गया, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, और वहाँ डेका, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये मेजरमेंट से ना जाके आपको ये याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। जब तक आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद होंगी आप इनकी कन्वर्जन नहीं कर सकते। अच्छा, जो गलती यहाँ मैं करती थी वो क्या थी, वो एरिया दिया होता था जैसे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, मैं जब इसे कन्वर्ट करती थी आई लिटरली राइट ऑलवेज इट एज, यानी कि मैं इसे हमेशा सेंटी को चेंज कर देती थी 10⁻²। आई क्लियरली फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ये दोनों के ऊपर होता है, तो यहाँ पर सेंटी के ऊपर भी ये वाला स्क्वायर आना था और मीटर के ऊपर अलग से आना था, फिर आंसर आना था 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसी तरह से वॉल्यूम में देखें तो अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो ये क्यूब जो है ये सेंटी के ऊपर भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना ना, इस तरह का स्क्वायर यहाँ नहीं लेके जाना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता था। 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो हो जाना था -6। ठीक है, इस तरह की कन्वर्जन्स और भी हैं, जैसे कि अगर डेसीमीटर में दिया हो तो उसको सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो वो भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर लिखा हो और दूसरी साइड पे कुछ सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, तो आप दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके देख लिया, अगर दोनों का आंसर बराबर आ रहा है तो ठीक है, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अक्सर लिखा होता है 1000 DM³ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, -6 तो ये -3 और ये 3 इसके बराबर ये नहीं होगा। 1000 cm³ अगर लिखा हो वो बराबर होगा 1 DM³ के, तो ये कितना हो गया, डेसी के ऊपर -3 और ये -6 और +3। ठीक है, इस तरह मुझे अभी याद लिटरली नहीं आ रहा था कि 1000 DM³ 1 cm³ के बराबर है या 1000 cm³ 1 DM³ के बराबर है, तो मैंने उनकी पावर को उसके ऊपर लगा के मल्टीप्लाई करके देखा है, तो ये ऊपर वाला जो है वो ठीक बैठा है। इस तरह से आप जो है एक दफ़ा याद कर लें। ठीक है, और ये प्रीफिक्सेस वाली कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला क्या पॉइंट था कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट, अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, आपके पास कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई हैं कि जिनको आप जो है वो ऐसा यूनिट के अंदर या जवाब देखें कि वो किस यूनिट के अंदर है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको यूनिट टू यूनिट भी कन्वर्ट करना आना चाहिए और प्रीफिक्सेस वाला भी जो है वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसके बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ जाता है फार्मूला। अब ये फार्मूला जिस तरह के आपको एक्सेलरेशन दिया हो, मास दिया हो, तो F इज इक्वल टू m में गैस कर लें, या अक्सर जो है वो वेलोसिटी पूछी हो VBL sin थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज किस तरह से याद होते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमने ये फार्मूला 10 बार लिख लिया अब हमें याद होना चाहिए, गलत तरीका। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना उस फार्मूला की, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके उसको फिर बार बार देखते हैं, वो फार्मूला अपने इस्तेमाल के अंदर लाते हैं, फिर अपने जहन में बिठाते हैं, तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। इसीलिए फार्मूला याद करने का बेहतरीन हल यही है प्रैक्टिस। आपके पास कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हों, फिर आपके माइंड के अंदर रिफ्लेक्सेस बनते हैं, अच्छा जब ये वाली वैल्यूज़ दी हों तो मैंने वो वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूज़ इस तरह से होती हैं, उनके साथ 2-2 फार्मूलाज जो है वो हमारे जहन में आते हैं। तो हमें जो है वो अक्सर क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा दी होती है जिसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो तब जो है वो हमारे फार्मूलाज अगर हमें अच्छे से नहीं ना याद होंगे तो हम यही बैठ के सोचते रहेंगे कि अगर मैं अगर एक फार्मूला दूँ आपको एफ, यानी कि वो जो यंग मॉडुलस वाला था FL, यंग मॉडुलस वाला था A डेल्टा L, अब मैं इसके साथ कोई और एक वैल्यू दे दूँ, स्ट्रेस की भी दे दूँ, अब आप वहाँ पे बैठ के कंफ्यूज होते रहोगे कि यार इसके तो 2 फार्मूलाज थे, एक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन था, एक ये वाला था, अब मैं कौन सा लगाऊं। तो इस तरह के क्वेश्चन से के लिए ज़रूरी यही है प्रैक्टिस हो। अब अगर आपको पता होना चाहिए भाई यही स्ट्रेस है, ठीक है, उसके बाद आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दें,
ठीक है। या अगर आपको ये भी दिया और ये भी दिया हो, फिर आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला को ज़हन में बिठाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप प्रैक्टिस करें आपको याद आएगा कि जब ये चीज़ थी मैंने ये किया था। इस तरह से प्रैक्टिस से आपको कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ भी जो है वो याद हो जाएंगी। ये कोस थीटा और साइन थीटा किस तरह से सॉल्व करने हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, बस ज़रूर देखिएगा। कैलकुलेटर के बगैर किस तरह से जो है वो सॉल्व करने, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अब आपने ये देखना है कि कोस थीटा और साइन थीटा को किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी देख लेना, और फार्मूलाज किस तरह से याद करने हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे फार्मूला मोल्ड करना आना चाहिए। जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, मैं यहाँ पे आपको v बता दूँ, i बता दूँ, r पूछ लूँ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका यही है कि आप अपने ज़हन में बिठा लें एक तरफ अननोन एक तरफ नोन। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको ये यंग मॉडुलस वाला ही फार्मूला दे दूँ, FL डेल्टा एल, मैं सब कुछ बता दूँ, लेंथ ये है, फोर्स ये है, ये यंग मॉडुलस ये, डेल्टा एल फाइंड करें, तो यहाँ डेल्टा एल नीचे डिवाइड में है, वहाँ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये भी नोन है, तो एक साइड पे नोन कर लेनी है, एक साइड पे अननोन कर लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इस तरह याद करने के हाँ यहाँ पे जो गलती करते हैं ना अक्सर बच्चे, वो होती है रिलेशनशिप की, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स। बच्चे करते हैं x1 ओवर x2, y1 ओवर y2, फाइंड करना होता है ये y2, ये बेचारा होता है नीचे। इसको सेट करने में बच्चे लगाते हैं टाइम, और वो टाइम आपको बहुत प्रीशियस। पहले आप इसको इस तरह लिखेंगे, फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, फिर y2 को उधर लेके जाएंगे, x2 को उधर, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और इंटर टेस्ट में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती है। आपने इसको लिखना ही पहले इस तरह से है, y2 ओवर y1, जो चीज़ फाइंड करनी वो ऊपर, उसके साथ वाली नीचे। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो x2 ओवर x1, अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो x1 ओवर x2। ये तो इन्वर्स के लिए लिखा ना मैंने, और ये वाला डायरेक्ट के लिए लिखा, ठीक है। अब ये था डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो हमने फाइंड करना है y2, ये y1 नीचे है तो वहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 ओवर x1 y1, ठीक है। इस तरह से जो है वो फार्मूला को मोल्ड करना सीखे। और काफ़ी अगर बड़े बड़े फार्मूलाज हों तो सॉल्व करने से पहले ही उसे एक साइड पे अननोन कर ले, एक साइड पे नोन कर ले, वरना जब आप सारी वैल्यूज पुट करके एक रकम को हिला के वहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो वो उसके SI नोट कन्वर्जन वगैरह वो आपको बहुत कंफ्यूज कर जाएगी। और आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब आप कंफ्यूज होगे आपका पेपर का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा और आपका टेम्पो जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, फार्मूला को वहीं पर मोल्ड करना है, एक साइड पे अननोन है और एक साइड पे नोन। ये लास्ट पॉइंट है, जब तक आपको ये वाला पॉइंट ना लगाना आया कि पाकिस्तान होने का सबूत ना देना आया, तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे अब मैं ये बताने लगी हूँ सॉल्व कैसे करना है। जैसे v इज इक्वल टू है आई आर, मैं देती हूँ आपको v राउंड अबाउट 50 दे देती हूँ, i आपको दे देती हूँ राउंड अबाउट 9 दे देती हूँ, r पूछ लेती हूँ आपसे। r के लिए फॉर्मूला सबसे पहले हमने लगाया, उसके बाद हमने मोल्ड किया, v ओवर i आ गया। v कितना है 50। अब यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है, 9 5 पहले टेबल पढ़े ये वो, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करना सीखें। 9 10 के करीब है, इसको 10 कर लें, तो आपका आंसर इस तरह से क्या आ गया 5, ठीक है। अगर इस तरह की कोई वैल्यू हो, इस तरह 0 हो और नीचे भी इस तरह कोई हो, तो पहले 0 0 कट कर लिया करें, वो आसान तरीका होता है। या आप जो है वो यहाँ पर अगर मैं 200 की बजाय 199 लिख देती तो आप पहले क्या करते 100 ओवर 199, तो इसमें कितना टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में, आप 199 को फ़ौरन 200 कर लेते हैं। अगर यहाँ 197, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू दी होती है 9.8, तो हम जब भी सॉल्व करते हैं उसे 10 ले लेते हैं, क्यों, ताकि फार्मूला जो है वो इजीली सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल हो जाए। अगर हमने ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई है तो ये बढ़ाने से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है ना आर के साथ, आंसर थोड़ा कम हो जाएगा। उस आंसर को थोड़ा सा बढ़ा के आप ये देखें कि किसके करीब ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं होता पेपर में कि सारी वैल्यू एक दूसरे के पास हो, उनको पता है हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, वैल्यूज़ बहुत दूर दूर होती है, ठीक है, जो आंसर में होती हैं ज़्यादातर की। तो आपने फिर ये करेक्ट गैस कर लेना होता है कि 5 आया, ठीक है, ये कम किया था, नहीं सॉरी इसको थोड़ा बढ़ाया था, आंसर कम हो गया, तो आंसर को थोड़ा बढ़ा लेना है। वहाँ पे हमने देखना है 5 to 6 की रेंज में कौन कौन से आंसर है। अक्सर ऐसे होता है 73 दिया होता है और हम उसको भी 75 कर लेंगे, ठीक है, नीचे 5 दिया हुआ है, तो 75 ओवर 5 को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। पाकिस्तानी होने का सबूत यही है, थोड़ी चीज़ों को आगे पीछे करना है। अगर यहाँ पे 72 दिया होता तो मैं उसको 70 कर लेती, ठीक है, नीचे चाहे 100 दिया होता, ठीक है, ऐसे होता ना 72 ओवर 100, कितना टाइम लगता मुझे इसे सॉल्व करने में, तो मैंने इसे 70 कर लिया और इसको 100 कर लिया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0.7 आंसर आ गया। कितनी जल्दी मैंने आंसर निकाल लिया, वरना पहले मुझे 72 को अंदर रखना पड़ता, 100 पे डिवाइड करना पड़ता, फिर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती, एंड अ लॉट ऑफ टाइम जो है वो इसी के अंदर वेस्ट हो जाता, और हमारा टाइम वहाँ पर बहुत कीमती है,
ठीक है, ये तो हो गया पाकिस्तानी होने का सबूत। अब यहाँ पर अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, जैसे 4/5 + 3/7 कुछ इस तरह से हो, तो यहाँ पर या प्लस हो या माइनस हो, एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, 5 और 7 का आपने इकट्ठा एलसीएम ले लेना है। 35 आ गया, तो इस तरह से फिर 35 को अंदर रख के 5 पे किया, 7 को 4 के साथ 7 28। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो सॉल्व कर लेना, इस तरह से सॉल्व कर लेना जब प्लस माइनस हो। लेकिन अगर प्लस माइनस की बजाय यहाँ पर होता मल्टीप्लाई, ठीक है, 3/7 यहाँ, ठीक है, तो हमने तब काटना था, इस तरह से कर लेना था, फिर इसको 10 कर लेते, किस तरह से भी थोड़ा कम कर लेते, तो इस तरह से कटने से हो जाना था। या यहाँ पर डिवाइड हो, ठीक है, एक रकम है x/y और यहाँ पर है x/y, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मैं क्या करती, x/y डिवाइड को खत्म करते प्लस y/x, y इस तरह से भी कट सकते हैं, इस तरह से भी कट सकते हैं, सीधा ऊपर नीचे भी कट सकते हैं। यानी कि कटने के कितने तरीके होते हैं, इस तरह से भी कट सकते हैं, इस तरह से भी कट सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट सकते हैं। सामने सामने और ये नीचे सामने सामने वाले ये नहीं कटते कभी भी, ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से जो है वो आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आ जाती हैं, और इसके अलावा ना अक्सर बच्चों को ये होता है कि ऊपर 42 दिया हो, नीचे 46 7 8 दिया हो। हमने यहाँ पर भी ना आसान तरीका पता है क्या है कटिंग का, अगर ऊपर 2 4 6 8 0 हो और नीचे भी 2 4 एंड वाला बता रही हूँ, शुरू वाले नहीं, एंड वाले 2 4 6 8 0 हो, तो ये सारे जो है ये 2 के टेबल पे चले जाएंगे। ऊपर 0 या 5 में से कुछ है, नीचे भी 0 या 5 में से, जैसे ऊपर 45 है और नीचे जो है ये 30 है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे आसानी से जा सकते हैं। 9 ज़ा 6 ज़ा, तो इस तरह 3 ज़ा 2 ज़ा, तो 3/2। ठीक है, ऊपर 0 या 5 में से, पहले आपने ये 0 2 4 6 8 देख लेना, अगर ये हो तो 2 के टेबल पे, अगर 0 और 5 में से हो तो फिर जो है वो 5 के टेबल पे। इस तरह आप 3 वाला भी दे सकते हैं, 3 6 9 हो, नीचे भी 3 6 9 हो, एंड वाली रकम का बता रही हूँ, स्टार्ट वाली रकम का नहीं बता रही। तो ये 3 के टेबल पे जो है वो आसानी से चले जाएंगे। तो यही तरीका है। फिर इस तरह आपने कन्वर्जन करके आंसर को देखना है किसके करीब ज़्यादा आ रहा है, जिसके करीब आंसर ज़्यादा आ रहा होगा वही आंसर होगा। और यही है कि कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंसर नहीं निकल रहा, कभी कभी ना आपकी गट फीलिंग भी काम कर जाती है। जब आपको फील होना हो जाएगी यही आंसर है बच्चों, तो अक्सर यही निकलता है कि वही आंसर निकलता है। अब मेरे साथ पॉइंट दौड़ा लें, क्या क्या थे। सबसे पहले हमने रीड करना था क्लियरफुली, उसके बाद कन्वर्जन करनी थी, उसके बाद फार्मूला था, उसके बाद फार्मूला को मोल्ड करना था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी होने का सबूत था, रकम को थोड़ा ऊपर नीचे करके अपनी मर्जी से मोल्ड करके कटिंग वगैरह करके आंसर निकाल के फिर आंसर को करीब तरीके के मुताबिक मार्क कर देना है। तो अब मैंने आपको जो है वो सारे पॉइंट बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई पॉइंट है। और इसके अलावा ये है कि अक्सर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा होता क्या फाइंड करना है, हाउ मच लिखा होता है, आपने आंसर देखना है। ठीक है, ये भी पाकिस्तानी होने का सबूत है, आपने आंसर से तुक्का लगाना है कि आंसर किस यूनिट के अंदर है। अगर आंसर न्यूटन के अंदर है तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स फाइंड करनी है। और अक्सर आपके आंसर नहीं आ रहे होते क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, आंसर को पुट करके क्वेश्चन में देख लेना होता है। अगर आप क्वेश्चन को आंसर में क्या कहते हैं, आंसर को क्वेश्चन में पुट करेंगे तब आपका जो है वो आंसर आ गया, तो तब भी ठीक बात है। जैसे अक्सर आपको जो है वो वेक्टर के यूनिट नहीं पता चल रहे, 2 8 8 दिए हुए हैं, ठीक है, एक उन्होंने दिया हुआ है 6 और 16 और 4 दिया हुआ है, या 16 और 1 दिया हुआ है, तो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप दोनों के आंसर पुट करके देख ले कि वो क्वेश्चन के मुताबिक क्या बन रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर वो इस तरह से होता है, उसके में पता नहीं चल रहा होता है यहाँ माइनस आना है, यहाँ प्लस आना है, या जिस तरह से भी, तो आप दोनों आंसर पुट करके देख लें, जिससे जो है वो आंसर बन जाए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मैं अब क्या करूं, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देखें, अगर आंसर जाउल के अंदर है नीचे दिए हुई वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्क फाइंड करना है, तो वर्क के सारे फार्मूलाज आप लिख लें। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई पॉइंट अगर हुआ तो मैं बता दूंगी। इन पॉइंट को आपने जहन नशीन कर लेना और प्रैक्टिस में रोज़ इनको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप इन पॉइंट्स को जहन में रख के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप एक्यूरेट होते जाएंगे, और आप एक्यूरेट होते जाएंगे, आपके जो है वो क्वेश्चन उस तरह से ठीक होते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।